ये दिवाली सिलेक्शन वाली। बच्चों, एमडी क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली एमडी क्लासेस लेकर आया है अपने सभी कोर्सेज, सभी टेस्ट सीरीज और बुक्स पर 75% तक का डिस्काउंट, जो आपको 25 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर आपको किसी कूपन कोड की लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के सभी कोर्सेज पर और सभी टेस्ट सीरीज पर आपको एक भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसी क्रम में एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के सभी कोर्सेज पर एक अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, ये सभी डिस्काउंट इस साल के अंतिम सबसे बड़े डिस्काउंट है जो आपको देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में लगभग सभी चीजों पर आपको एमडी क्लासेस पर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अब आपको कैसे जुड़ना है किसी भी कोर्स या बुक्स से, तो एमडी क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन इस तरीके का देखने को मिलेगा। अगर आप कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो पेड कोर्सेज में जाइए, टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो पेड टेस्ट सीरीज में जाइए, और बुक्स लेना चाहते हैं तो बुक्स वाले सेक्शन में जाइए। तो आप पेड कोर्सेज में जैसे ही जाएंगे, अपना मनचाहा कोर्स ऑल कोर्सेज में जाकर सेलेक्ट कर लीजिए, और किसी भी कोर्स से आप एक बढ़िया डिस्काउंट के साथ जुड़ सकते हैं बिना किसी कूपन कोड के। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सभी ऑफर मात्र 29 अक्टूबर तक ही हैं। मान लीजिए कोई समस्या या परेशानी आ गई तो आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया, और इस बार खूब मेहनत करिए ताकि अगली दिवाली आपकी सरकारी कर्मचारी वाली हो। थैंक यू सो मच। चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई एसपी अनिल, बहुत बहुत स्वागत है भाई। शंकर, सूरज, हेमराज, मलिंगा, केशव, मोस्ट वेलकम भाई। उमेश, बहुत बहुत स्वागत है भाई। अतुल, बहुत बहुत स्वागत है भाई। अज्जू, रविंद्र, स्वागत है भैया। चलिए, तो आज के सेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके लिए काफी पसंदीदा सेशन होने वाला है, क्योंकि आप सब काफी पसंद करते हैं जब भी मैं टॉप 50 क्वेश्चन और साथ में AK-47 बूस्टर लेकर आता हूं। तो चलिए, आई होप कि ढेर सारा प्यार मिलेगा, और लेकर चलते हैं सीधे आपको पहले प्रश्न की ओर। और ये रहा साथियों आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। जी हाँ, सभी के आंसर आने चाहिए। चलिए भाई, बताइए भाई। सुरेंद्र, राजीव, बहुत बढ़िया। नीतू, योगेंद्र, अनुष्का, बताएंगे भाई। अतुल, बहुत अच्छे। कह रहा जल प्रदूषण का कारण क्या है। तो सबसे पहले टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, तो बताएंगे जल प्रदूषण का कारण क्या है। और आज AK-47 बूस्टर जो लेकर आए हैं, इसमें आपके लिए काफी खास होने वाला है। और AK-47 बूस्टर का मतलब हो गया कि 47 या 47 से ज्यादा पॉइंट्स दे दनादन तड़ातड़ गोलियों की आवाज में चलेंगे, है ना, एकदम गोलियों की स्पीड से चलेंगे। और बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स लेकर आया हूं AK-47 बूस्टर के अंतर्गत, और दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके आने वाले समय में, आपके आने वाले एग्जाम से में जरूर वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए, आज का क्लास बड़ा महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर क्या है साथियों इसमें? राइट आंसर इनमें से सभी, इनमें से सभी। अच्छा, जल प्रदूषण की माप क्या है? जल प्रदूषण का पता कैसे लगाया जाता है? तो याद रखिएगा, BOD से। कैसे भैया? BOD से जल प्रदूषण मापा जाता है। ठीक है ना। हाँ जी, तो BOD जो है, BOD से जल प्रदूषण मापा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि BOD का मतलब क्या है। तो भैया BOD का मतलब हो गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और एक काम और करिएगा आज के सेशन में कि अंत तक आप 50 क्वेश्चन करके यह भी बताइएगा कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। मैं देखना चाहता हूं कि 50 में कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। चलिए ये बताइएगा। फिलहाल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड याद रखिएगा, BOD का फुल फॉर्म है, और इसी से जल प्रदूषण की माप होती है। ठीक है भैया। चले भाई, धर्मेंद्र, महेंद्र, मनीषा, रविंद्र, रतुल, बताओ भैया। जी, कह रहा कि सरकार की कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है? कार्यपालिका किसे कहते हैं साथियों? तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जब हम कहते हैं कार्यपालिका, एक्चुअली में होता क्या है साथियों कि एक होती है भारतीय राज्य व्यवस्था। जब हम बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो भारतीय राज्य व्यवस्था के 3 आधार स्तंभ हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के साथियों 3 आधार स्तंभ हैं। ठीक है ना। हाँ जी, भारतीय राज्य व्यवस्था के जो 3 आधार स्तंभ है, इसमें पहला क्या है? इसमें साथियों पहला जो है यही है कार्यपालिका, मतलब एग्जीक्यूटिव। पहला क्या है? कार्यपालिका मींस एग्जीक्यूटिव। और दूसरा क्या है साथियों? विधायिका अर्थात लेजिस्लेचर। विधायिका अर्थात लेजिस्लेचर या विधान पालिका कह सकते हैं। और तीसरा क्या है साथियों? न्यायपालिका मतलब जुडिशरी। न्यायपालिका अर्थात
जुडिशरी साथियों, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे जैसे कार्यपालिका है तो कार्यपालिका का कार्य क्या है भाई, विधायिका का कार्य क्या है और न्यायपालिका का कार्य क्या है। तो सीधे शब्दों में जानिए कि इसका काम होता है शासन चलाना, इसका काम क्या होता है, शासन चलाना साथियों, ठीक है। इसका काम क्या होता है विधायिका का, इसका काम होता है कानून बनाना या विधि निर्माण करना, ठीक है ना, ये इसका कार्य है साथियों। और इसका कार्य क्या है कि भैया न्याय देना और विधियों पर विवाद की स्थिति में समाधान पेश करना, ठीक बात है। अब इसमें आप यह भी ध्यान दीजिए कि कार्यपालिका का मतलब क्या है, कार्यपालिका का मतलब इसमें प्रेसिडेंट है साथियों, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है। और इसके अंतर्गत और कौन शामिल होता है भैया, इसके अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर आते हैं और अन्य जो भी मिनिस्टर्स हैं साथियों वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, भारत के स्तर पर बात करें तो। और यहां पर आप देखेंगे तो सीधे सीधे संसद इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। और यहां पर बात करेंगे साथियों तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक बात है ना। तो एज इट इज आपको इस बात का ध्यान रखना है और इस चीज का जरा बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि ये हम किसकी बात कर रहे थे, तो ये साथियों हम बात कर रहे थे कार्यपालिका की। किसकी बात कर रहे थे भैया, ये हम बात कर रहे थे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की। और इसके हिसाब से अब इसका आंसर जरा दीजिएगा, ठीक है। तो अब आप समझ पाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए भैया, तो भैया इसका राइट आंसर होना चाहिए लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है ना। लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। क्लियर बात है ना। तो ये शॉर्ट नोट्स आपके पास लिखा होना चाहिए। क्लियर बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया, ठीक है। ये देखिए जरा, कह रहा है 18वीं लोकसभा का चुनाव कितनी सीटों के लिए हुआ था। अब इसमें एक बात और आपको समझ में आनी चाहिए कि अभी साथियों जो हाल ही में इलेक्शन हुआ 2024 में, 2024 में कौन सी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ये 18वीं लोकसभा का चुनाव था। पहली लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, पहली लोकसभा का चुनाव 1951 में शुरू हुआ था और 52 में खत्म हुआ था। अब जाहिर सी बात है कि कितनी सीटों पर इलेक्शन हुआ भैया, 543 सीटों पर, क्योंकि अब 543 सीटें ही हैं, ठीक है। तो संविधान के अनुसार लोकसभा की सीटों की संख्या वर्तमान में 543 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह भी आपको याद होना चाहिए कि जो आंग्ल भारतीय की मनोनयन की व्यवस्था थी वो साथियों समाप्त की जा चुकी है। आंग्ल भारतीय समाज से जो मनोनयन की व्यवस्था थी, ठीक है, आपको याद होगा कि आंग्ल भारतीय समाज से अगर हम मनोनयन की व्यवस्था की बात करते हैं, मनोनयन की व्यवस्था की बात करते हैं साथियों, तो क्या था कि लोकसभा में मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा साथियों, और विधानसभाओं में भी मनोनीत किया जाता था किसके द्वारा भाई, राज्यपाल के द्वारा। तो ये साथियों हुआ करता था आर्टिकल 331 के तहत और ये हुआ करता था आर्टिकल 333 के तहत। और इन दोनों को लेकिन अब क्या किया जा चुका है, इन दोनों को साथियों डिलीट किया जा चुका है। मतलब ये दोनों ही प्रावधान भारत के संविधान से हटाए जा चुके हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 104वां संविधान संशोधन साथियों, जो कि 2019 में हुआ था, जो कि 2019 में हुआ था, ठीक बात है। तो यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, आराम से आप याद कर लेंगे और बिल्कुल आपको याद करना चाहिए क्योंकि ये व्यवस्था, ये चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले अगले प्रश्न की ओर, पक्का याद रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। आइए देख लिया जाए और चीजों को समझा जाए। ये बताइए भाई क्या कह रहा है कि किसी महामारी की स्थिति में साथियों, किसी महामारी की स्थिति में, ठीक है, तो किसी महामारी की स्थिति में सरकार इसमें से कौन सी एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे आम नागरिक के हित के लिए प्रतिबंध लगा सकती है, कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है। आप सोचिए ना, कोरोना काल में क्या हुआ था साथियों, कोरोना काल की अगर हम बात करें तो कोरोना काल का मतलब महारानी ही भाई महामारी ही हुई, तो कोरोना काल का मतलब वो महामारी हुई। और तो कोरोना काल में क्या हुआ, कोरोना काल में साथियों हमारे आपकी स्वतंत्रता के अधिकार पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगाए गए थे कि नहीं, कि बाहर निकलना नहीं है, ठीक है, और एक जगह पर 4-5 लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, ठीक है, मास्क लगाने हैं, ये सारी चीजें की गई थी कि नहीं। तो ये सब हमारी स्वतंत्रता के अधिकार पर कहीं ना कहीं क्या था, रेस्ट्रिक्शन था। क्या था भैया, रेस्ट्रिक्शन था, प्रतिबंध था कुछ हद तक, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। बाकी आप सब जानते हैं कि शोषण का अधिकार 23 से 24 में है साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करें तो 29 और 30 में है, समानता का अधिकार साथियों 14 से 18 में है, ठीक है ना। चलिए ये बताइए जरा
भाई कह रहा है कि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है। ज्योतिबा फूले का जन्म कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इन्होंने एक बड़ी शानदार सी किताब लिखी थी जो कि 1873 में प्रकाशित हुई। 1873 में प्रकाशित इनके द्वारा लिखित काफी प्रसिद्ध किताब, जहां से अक्सर विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। याद करिए साथियों, इस किताब का नाम था, इस बुक का नाम था गुलामगिरी। क्या नाम था साथियों इस बुक का? गुलामगिरी नाम की इन्होंने किताब लिखी। इन्होंने साथियों आप देखेंगे तो 1873 में एक संस्था की भी स्थापना करी जिसे सत्य शोधक समाज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? सत्य शोधक समाज के नाम से जाना जाता है। और रही बात इस प्रश्न के आंसर की साथियों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1827। क्या है राइट आंसर? 1827। क्या बात है भाई अनिल, शानदार भाई तौफीक, एकदम सही ताबड़तोड़ आंसर दिया है। क्या फेंक के मारा है आंसर, जबरदस्त। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये देखिएगा साथियों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है? चलिए बताने का प्रयास करेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करें साथियों तो यह अमेरिका से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान साथियों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। गणराज्य की संकल्पना साथियों फ्रांस से ली गई है। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है भैया? उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, जो कि वास्तव में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 के तहत आता है। और यह आर्टिकल 143 के तहत जो परामर्शी क्षेत्राधिकार है, ये क्या है भाई? परामर्शी क्षेत्राधिकार का तात्पर्य हो गया कि राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो यही है सलाहकारी शक्तियां। ठीक है, चलिए ये बताइए जरा, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? साथियों भूमध्य रेखीय व्यास का मतलब समझ रहे हैं आप? समझिए कि जैसे ये पृथ्वी है, मान लीजिए मोटी मोटा कि ये पृथ्वी है, तो है क्या कि ये साथियों इसकी भूमध्य रेखा है, तो इसका भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? और कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसका विषुवतीय व्यास कितना है। ठीक है ना? हाँ जी, तो विषुवतीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास, जाहिर सी बात है कि जो साथियों भूमध्य रेखीय व्यास है वो ज्यादा है, 12,756 है, और जो विषुवतीय व्यास है वो थोड़ा कम है, 7,900 है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देंगे भैया, है ना? इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 12,700 है ना, 1 मिनट, 12,726। ठीक है, हाँ जी, तो 12,756, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं ठीक है, 12,756। ठीक है ना? तो बिल्कुल ठीक है, 12,756 जो है याद रखेंगे। 12,756 क्या है? ये भूमध्य रेखीय व्यास है, और विषुवतीय व्यास यहां पर आप देख सकते हैं मेंशन है 12,714। मतलब सीधी सी बात है कि अगर हम भूमध्य रेखा के हिसाब से चलेंगे तो ये 12,756 है, 12,756 है। लेकिन अगर हम विषुवत रेखा के हिसाब से चलेंगे तो ये 12,714 है। ठीक है ना? इस बात का जरा ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से कि क्या पूछ रहा है। अगर विषुवतीय व्यास पूछे तो 12,714 बताइए, और भूमध्य रेखीय व्यास पूछे तो भैया 12,756 बताइए। ठीक है, चलिए ये देखिए जरा, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि में 5वीं पंचवर्षीय योजना नहीं लागू की जा सकी थी? फटाफट बताएंगे कौन सी भैया, कौन से दौरान बताएंगे? सभी के आंसर आने चाहिए भाई। हिमांशु, मारे वाह, शानदार भाई, बहुत बढ़िया भाई संजीत, एकदम गजब। ठीक है, बताइए भाई सुभी। तो बिल्कुल राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, 1878 से 1879। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हुआ क्या था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल पूरा नहीं कर पाई। ऐसे ही तो आप याद करते हैं कि 5वीं 5 साल नहीं पूरा कर पाई, यही तो याद करते हैं कि 5वीं 5 साल नहीं पूरा कर पाई, यही तो याद करते हैं आप। ठीक है ना? तो एज इट इज आपको याद भी करना है। अब 5वीं साथियों 1974 में आई थी, और 1978 में ही इसे 4 साल में बंद हुआ, वो कर दिया गया। ठीक है, और जब इसे बंद कर दिया गया तो इस अवधि के दौरान क्या लाया गया? इस अवधि के दौरान रोलिंग प्लान लाया गया, और रोलिंग प्लान को ही साथियों हिंदी में क्या कहा गया? इसे ही कहा गया अनवरत योजना। क्या कहा गया साथियों? अनवरत योजना कहा गया। ठीक बात है, अनवरत योजना। और इस अनवरत योजना को किस मॉडल पर लागू किया गया? याद करिए, गुन्नार मिर्डल मॉडल पर। किस मॉडल पर? गुन्नार मिर्डल मॉडल पर लागू किया गया। ठीक बात है ना? तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। चलिए ये बताइए जरा, और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आंसर करते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। अंत में आपको बताना भी है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। सेशन को लाइक करते रहिएगा। चलिए, तो आपको बताना है कि कौन से एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने नालंदा में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया 627 से 643 के दौरान। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेनसांग हो जाएगा साथियों। देखिए, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री अगर आपसे पूछता है, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री पूछता है तो आप फायान बताएंगे, लेकिन नालंदा में पढ़ने आया पहला चीनी यात्री भाई वेनसांग होगा। नालंदा में
पढ़ने के उद्देश्य से आया, है ना, पढ़ने के उद्देश्य से आया पहला चीनी यात्री, ठीक है ना। तो भाई उस चीज का जरा ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। और बाकी आप जानते हैं कि फायान साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। जब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फायान आया था दोस्तों, तब तो नालंदा बना ही नहीं था, ठीक है ना। जब वेनसांग आया साथियों, तब तक नालंदा एकदम अपनी, है ना, हाँ भाई, युवावस्था में, समझिए विकसित अवस्था में था, ठीक है। बाकी भाई अगर हम बात करते हैं यहां पर अलबरूनी की, तो अलबरूनी अलग है बिल्कुल। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और मेगस्थनीज साथियों भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री है, या बिहार आने वाला पहला विदेशी यात्री है। ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था साथियों, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया, ठीक है। किसके दरबार में भैया? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, के समय ये आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, ठीक बात है। बिल्कुल, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। हाँ बिल्कुल भाई, वाह बिल्कुल। चलिए ये बताइएगा, कह रहे साथियों 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को हराने वाला भारत के इतिहास का, ठीक है, भारत के इतिहास का पहला शासक साथियों, ठीक है। हाँ, गुजरात के पाटन में पटक कर मारा था। कहां पर? गुजरात के पाटन में पटक कर मारा था। ये बात है 1178 ईस्वी की, और ये सही है। शासक कौन था? भीमराज द्वितीय, जिसे और क्या कहा जाता है? जिसे साथियों मूलराज द्वितीय कहा जाता है। और वास्तव में उस समय यह छोटा बालक था, इसलिए इसके शासन की बागडोर इसकी माता के हाथ में थी, ठीक है ना, माता के हाथ में थी। और इसकी माता का नाम क्या था? नायिका देवी था साथियों। क्या नाम था? नायिका देवी। तो ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि भाई मोहम्मद गौरी को हराने वाला पहला भारतीय शासक कौन हुआ? तो भीम द्वितीय हुआ साथियों। भीम द्वितीय जो है, जिसे मूलराज द्वितीय के नाम से जाना जाता है, माता नायिका देवी, इसे सोलंकी या चालुक्य शासक भी कहा जाता है। सोलंकी या गुजरात का चालुक्य शासक भी कह सकते हैं। इनकी राजधानी साथियों क्या हुआ करती थी? तो इनकी राजधानी दोस्तों याद रखिएगा कि इस समय इनकी राजधानी होती थी अन्हिलवाड़, ठीक है ना। अन्हिलवाड़ में होने से पहले खिलवाड़, है ना, महमूद गजनवी को दिया धोबी पछाड़। किसने? भैया भीम द्वितीय ने, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। वारली चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? वारली चित्रकला, चलिए भैया फटाफट बताएंगे। वारली, अब ये तो याद होना चाहिए, वारली चित्रकला का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। कहां से है? महाराष्ट्र से है। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और एक एक चीज बताते चले। जैसे साथियों ये क्या है भाई? ये आप देखिए कौन कौन से राज्यों का मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ठीक है। जैसे बिहार, ठीक है, बिहार का पूछता है भाई, वेस्ट बंगाल का पूछता है, उड़ीसा का साथियों पूछता है, ठीक है, आंध्रा का भी पूछा जाता है। कहां का? आंध्रा का भी पूछा जाता है साथियों, तमिलनाडु का भी पूछा जाता है, ठीक है भाई। इसी प्रकार से महाराष्ट्र का भी पूछा जाता है, गुजरात का भी साथियों पूछा जाता है, राजस्थान का भी पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का भी दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का भी पूछा जाता है। तो आइए सबके आंसर बताइएगा। अब देखिए अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में साथियों कौन सी है? एक पटना चित्रकला शैली है, ठीक है। बिहार में साथियों मधुबनी चित्रकला शैली है, मधुबनी, ठीक है ना। तो मधुबनी चित्रकला शैली है, पटना चित्रकला शैली है, मधुबनी चित्रकला शैली है, पटना चित्रकला शैली है। एक और है, जरा कमेंट करके बताएंगे कि बिहार में 3 चित्रकला शैलियां काफी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। कौन कौन सी? मधुबनी, पटना, और तीसरे का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। वेस्ट बंगाल में साथियों कौन सी? कालीघाट। वेस्ट बंगाल में कौन सी? कालीघाट चित्रकला शैली। याद आया कि नहीं? बिहार वाला नहीं याद आया? मंजूषा, बहुत अच्छे बेहतर, मंजूषा। तो भैया यहां पर मंजूषा भी फेमस है। कौन सी? मंजूषा। तो पटना चित्रकला शैली, मधुबनी चित्रकला शैली और मंजूषा चित्रकला शैली। उड़ीसा में साथियों कौन सा प्रसिद्ध है? यहां पर साथियों पट्ट चित्र प्रसिद्ध है। कौन सा? पट्ट चित्र प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में कौन सा भैया? कलमकारी प्रसिद्ध है। कौन सा? कलमकारी साथियों यहां पर प्रसिद्ध है, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा प्रसिद्ध है? तो भैया तमिलनाडु में तंजौर चित्रकला शैली प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अच्छा, महाराष्ट्र में साथियों वारली चित्रकला शैली प्रसिद्ध है, ठीक है। गुजरात की बात करें तो पिथौरा चित्रकला शैली काफी प्रसिद्ध है, पिथौरा चित्रकला शैली। राजस्थान की बात करें साथियों तो फड़ चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की बात करें तो बाघ चित्रकला शैली काफी प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश की बात करें साथियों तो कांगड़ा चित्रकला शैली काफी
प्रसिद्ध है। तो अब आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर तो एक शानदार सा मैप है और उस मैप के ऊपर एक बढ़िया सा तथ्य है साथियों, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं है? तो एक स्क्रीनशॉट लेना तो बनता है भैया, ठीक है, कि भारत के कौन से राज्य की कौन सी चित्रकला शैली फेमस है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट बनता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया, बिल्कुल फटाफट, ठीक है भैया। भाई कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राज्य और उनके गठन के वर्ष के संबंध में सुमेलित नहीं है साथियों, बताएंगे। तो भैया बिल्कुल इसमें से आपको मैक्सिमम याद है, ठीक है, मैक्सिमम याद है। और याद करिए कि हिमाचल प्रदेश साथियों 1961 न होकर 1971 होगा, बाकी सब तो ठीक है, सुपर हिट है। और आज 4 बजे वाली क्लास में हमने बताया भी था कि कौन से राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, याद है कि नहीं याद है? ठीक है, याद है पक्का? चलिए फिर कमेंट करके बताइएगा भी कि विभिन्न राज्यों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, क्रम से कमेंट करके बताइएगा, देखें किसको किसको याद है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है भैया? जहां तक मैग्ना कार्टा का सवाल है साथियों, मैं आपको बताऊं कि होता यह है कि मैग्ना कार्टा स्पेशल, ठीक है ना, मैग्ना कार्टा स्पेशल, ठीक है, मैग्ना कार्टा स्पेशल कभी बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आज केवल मैग्ना कार्टा स्पेशल में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जैसे एक साथियों होता है क्या कि भाई पहला मैग्ना कार्टा, जैसे पहला मैग्ना कार्टा कब जारी किया गया था? पहला मैग्ना कार्टा जहां से मौलिक अधिकारों का विकास हुआ, यह कब जारी किया गया था, क्या आप जानते हैं? अच्छा, क्या आप जानते हैं कि मराठों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मराठों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ठीक है, क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि भाई इसी प्रकार से भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। क्या आप जानते हैं कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्गों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? शिक्षित मध्यम वर्गों का, शिक्षित मध्यम वर्गों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ठीक है, शिक्षित मध्यम वर्गों का मैग्ना कार्टा। क्या आप जानते हैं कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि उदारवादियों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ठीक है, कारण पर चर्चा हम आगे करेंगे कभी, लेकिन ये जरा ध्यान दीजिएगा। और एक तो भैया ये है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, ये तो खैर आप जानते होंगे, ठीक है, फिर से वीके का जी के अंदाज आपके सामने है, ठीक है। तो भैया पहला मैग्ना कार्टा 1215 में जारी हुआ था, ठीक है, ब्रिटेन में जारी हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में जारी हुआ था, और यहीं से मौलिक अधिकारों का, इसी मैग्ना कार्टा से मौलिक अधिकारों का क्या हुआ था? विकास हुआ था, ठीक है। यह मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज था, ठीक है। मराठों का मैग्ना कार्टा साथियों 1719 में आया था, दिल्ली की संधि, ठीक है, दिल्ली की संधि जो मराठों और मुगलों के बीच में हुई थी, इसी दिल्ली की संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि इससे मराठी जो मराठा राज्य था उसको मुगलों ने मान्यता दी थी, ठीक है भैया। इसी प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा 1717 के उस शाही फरमान को कहा जाता है जिसे फर्रुख शेर ने जारी किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कई सारी व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई संजीत। शिक्षित मध्यम वर्गों का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं भैया? तो जो विक्टोरिया घोषणा हुई थी, विक्टोरिया घोषणा जो 1857 की क्रांति के जस्ट बाद हुई थी, विक्टोरिया घोषणा, इसे ही कहा जाता है 1858 में हुई थी ये, ठीक है भैया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा साथियों किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है, क्योंकि वुड डिस्पैच के माध्यम से भारत में 3 बड़े विश्वविद्यालय पहली बार बने थे भैया, 1854 में यह आया था, ठीक है। उदारवादियों का मैग्ना कार्टा 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा को कहा जाता है, जिसमें भारत को अधिक स्वायत्तता देने की बात कही गई थी, ठीक है ना, मॉन्टेग्यू घोषणा। और रही बात भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, तो भाग 3 को कहते हैं, क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है, ठीक बात है ना। तो एज इट इज आपको याद करने का है ना, याद करने की साथियों जरूरत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए ये चीजें याद करना। तो आप कोशिश करिए कि ये याद रहे आपको, ठीक है ना, आप कोशिश करिए कि ये आपको याद रहे भैया, ठीक है। तो ये तो खैर जरूरी है आपके लिए, काफी ज्यादा जरूरी है, और एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है भैया, पक्का। तो स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लेंगे और दिमाग में छापेंगे, कॉपी में लिखेंगे, पेपर में फंसेगा, आप पे जचेगा, ठीक है, और सिलेक्शन पे पूरा परिवार नचेगा, क्यों नहीं? चलिए आगे देख लिया जाए। मैग्ना कार्टा का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है क्या? वैसे मैग्ना कार्टा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ साथियों होता है इसका अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार पत्र, ठीक है भैया। चले, हाँ जी, ले चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर आइए। ये बताइए, कह रहा है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हाँ जी बताएंगे जरा फटाफट। बिल्कुल, तो भैया इसकी स्थापना ठीक है, 21 देश इसमें सदस्य हैं। कितने? 21 देश इसमें सदस्य हैं। इसका हेड ऑफिस साथियों कैनबरा में है। और कैनबरा किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अब इसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। 1989 में ही याद करिए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की भी स्थापना हुई थी, जिसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? पेरिस में स्थित है ना। 1989 में ही स्थापना हुई थी। 1989 में ही साथियों 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत जो मताधिकार है उसकी उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, और याद करिए कि इसी वर्ष क्या हुआ था कि पहली बार इलेक्शन कमीशन, पहली बार भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 3 सदस्यीय बनाया गया था। 3 सदस्यीय बनाया गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और इस वर्ष एक और चीज है इंपॉर्टेंट, इस वर्ष किसे भारत रत्न दिया गया था? एक बार कमेंट करके बताएंगे। ठीक, चलिए ये वाला कमेंट आपकी तरफ से आना चाहिए कि इस वर्ष भारत रत्न किसे मिला था? भारत रत्न इस वर्ष किसे मिला था? चलिए ये बताइए फिलहाल। हाँ जी, एक के बाद एक सवाल, सब मिलकर मचाएंगे धमाल और आपको करेंगे ज्ञान से माला माल। और फिर एग्जाम में एकदम एक एक प्रश्न को करेंगे ललकार कर आप और लेकर आएंगे एक सिलेक्शन। चलिए ये बताइए, कह रहा है भैया भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव, ठीक है ना। अगर हम साथियों सौर ऊर्जा संचालित, ठीक है, पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित पहला रेलवे स्टेशन कहें तो क्या होगा भैया? पहला रेलवे स्टेशन कहें तो क्या होगा? अगर हम पहली साथियों संसद कहें तो किस देश की संसद है? ठीक है, किस देश की संसद है? ठीक है, इस तरह का भी तो क्वेश्चन हो सकता है, तो बिल्कुल बताइएगा। और पहला साथियों एयरपोर्ट, पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहें तो कौन सा है? ठीक है, तो इसका भी जरा आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो भैया राइट आंसर क्या होने वाला है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन है साथियों। गुवाहाटी असम वाला पहली संसद पाकिस्तान की है, जिसे मजलिस शूरा कहा जाता है। और कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है साथियों। बाकी राइट आंसर क्या है इसका? गुजरात। 24x7 सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव कौन सा है? मोढेरा गुजरात। ठीक है, और मोढेरा गुजरात में साथियों सूर्य मंदिर भी स्थित है, जो कभी भीमदेव सोलंकी प्रथम ने बनवाया था। भीमदेव सोलंकी प्रथम ने बनवाया था। बिल्कुल भैया, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। हर तरह के एग्जाम की तैयारी के लिए ये रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। चलिए फटाफट सेशन को लाइक करते चलिएगा। तो भैया कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण, ध्यान रहे, बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र का कर्तव्य है? 355। ठीक है, देखिए ऐसा है कि 352 के तहत तो राष्ट्रीय आपात है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी दे रखा है, यहां पर नेशनल इमरजेंसी दे रखा है। 356 में भी आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूल दे रखा है, राष्ट्रपति शासन दे रखा है। ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन दे रखा है। ठीक है, 360 में साथियों वित्तीय आपात दे रखा है। लेकिन ध्यान यह भी रखिएगा कि इन तीनों से हटकर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 355, जिसमें यह है कि बिना आपातकाल लगाए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। इसका क्या मतलब है भाई? इसका यही मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई राज्य, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि बंगाल है, बंगाल में मान लीजिए अचानक से किसी प्रकार का कोई दंगा भड़क जाए या किसी प्रकार का कुछ ऐसा हो जाए जिससे स्थिति बहुत खराब हो जाए। ठीक है, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि फटाक से वहां पर आर्मी भेज दे, बीएसएफ भेज दे या फिर अर्धसैनिक बल कोई भेज दे, जो भी हो भेजकर वहां पर चीजों को कंट्रोल करे। ठीक है, या किसी अन्य स्टेट में हो जाए तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे कंट्रोल करे। ठीक है ना। हाँ जी, चलिए बताइएगा भैया क्या कह रहा है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों बिहार केसरी, जरा ध्यान दीजिएगा, कर्पूरी ठाकुर जी को कहा जाता है जननायक। क्या कहा जाता है? जननायक। राजेंद्र प्रसाद जी को साथियों कहा जाता है देश रत्न। क्या? देश रत्न। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? श्री कृष्ण सिंह। और इनको क्या कहा जाता है साथियों? पंजाब केसरी। क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी या शेरे पंजाब। पंजाब केसरी या शेरे पंजाब। ठीक है ना, शेरे पंजाब। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है साथियों, है ना, बिल्कुल। और जहां तक जैसे देश रत्न लिखा है, मान लीजिए हम आपसे कहें कि देश नायक किसे कहा जाता है? ठीक है, देश नायक किसे कहते हैं भैया? सुभाष चंद्र बोस को साथियों देश नायक कहा जाता है। ठीक है, जननायक तो ठीक है, लेकिन जननायक तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपसे कहा जाता है लोक नायक किसे कहा जाता है?
लोकनायक किसे कहा जाता है? तब आप क्या बताते भैया? जयप्रकाश नारायण को बता रहे होते। क्या बता रहे होते? जयप्रकाश नारायण को बता रहे होते। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के जो उपनाम है वो काफी कंफ्यूज करते हैं। श्री कृष्ण सिंह कौन है? बिहार के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ठीक है भैया, चलिए भाई मोनी, हिमांशु, गुड़िया रानी, बताओ भाई गौतम बाबू। हाँ जी भाई, कहने वाला क्या है कि भैया भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या सुरक्षित करना है? भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य क्या सुरक्षित करना है? भाई प्रस्तावना तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, प्रस्तावना आपको याद रहेगी तो ऐसे प्रश्न आराम से हो जाएंगे। ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल भाई संजीत, बिल्कुल हर जगह काम आएगा, एकदम चिंता ना करें। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करना। राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करना। ठीक है, मौलिक अधिकार तो भाग 3 में है, प्रस्तावना में थोड़ा ना दे रखा है ना? ये मौलिक कर्तव्य तो भाग 4A में है, यहां थोड़ा ना दे रखा है। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा तो वो भी यहां नहीं है। ठीक है, चलिए ये बताइए, जिसे केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती। भाई हम जानते हैं कि 3 विधानसभा, देखिए भाई, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी, ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, जिनकी अपनी विधानसभा है कि नहीं है? तो जिन केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभा नहीं होती, उसके प्रशासन का उत्तरदायित्व किसका होता है? उसके प्रशासन का उत्तरदायित्व साथियों राष्ट्रपति का होता है। और राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे राज्यों में क्या अपॉइंट किया जाता है? या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, और या फिर प्रशासक अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक बात है? चलिए ये बताइए जरा, बहुत अच्छे, ताबड़तोड़ आंसर आने चाहिए। खगोलीय एकक क्या है? खगोलीय एकक, तो भैया अगर हम खगोलीय एकक की बात करें तो देखिए ये लगभग 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है ना? हाँ जी, लगभग अप्रोक्स किसके बीच की दूरी है भैया? ये किसके बीच की दूरी है? तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी जो है वो लगभग कितनी है भैया? लगभग है, बिल्कुल भाई निर्मल, ठीक है ना? हाँ जी, क्या होगा? हाँ बिल्कुल, जो है ये आपका 150 मिलियन लगभग है, अप्रोक्स में है। ठीक है, अच्छा इसमें बिहार केसरी क्या होगा? कर्पूरी ठाकुर होगा? नहीं, जननायक कर्पूरी ठाकुर होगा। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह को ही बिहार केसरी कहते हैं। चलिए ये देखिए जरा, तो हाँ जी सभी के आंसर आने चाहिए, बिल्कुल दौड़ा कर। कितना शानदार सा प्रश्न है ना? चलिए बताइएगा, कह रहा है दिनोधर पहाड़ियां कहां स्थित है भैया? दिनोधर प्रणाली है ना, कहां पर स्थित है? ठीक है ना? चलिए तो भैया दिनोधर पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे भाई ये गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? बहुत बढ़िया भाई हिमांशु, कहां पर है? गुजरात में स्थित है। और गुजरात में साथियों गिर पहाड़ियां भी है। ठीक है, गिर पहाड़ी भी कहां पर है? गुजरात में, जहां से अक्सर क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। बहुत अच्छे भाई निर्मल, ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली बिहार से संबंधित नहीं है? थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि बिहार से 3 चित्रकला शैलियां प्रसिद्ध हैं। कितने भैया? 3 चित्रकला शैलियां प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल बताएंगे भैया। अच्छा भैया ठीक है भाई निर्मल, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल राइट आंसर क्या है इसका? मौर्य शैली। कौन सा भैया? मौर्य शैली, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है? तो भैया गोकुलाष्टमी कब मनाई जाती है? ऐसे एक क्वेश्चन होता है कि होली कब मनाई जाती है, तो होली तो फागुन में मनाई जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? भाद्रपद होगा। क्या होगा? भाद्रपद होगा। ठीक है भैया। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये भाद्रपद कब आता है, तो यहां आप देख सकते हैं कि भाद्रपद जो है हिंदू कैलेंडर का 6ठा महीना होता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता भी कि हिंदू कैलेंडर का पहला महीना बताओ, तो चैत्र होता है। हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना फाल्गुन, और फाल्गुन के महीने में फगुआ होती है, होली होती है। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघ, शीश, पौष, माघ। ठीक है, और फिर लास्ट में फाल्गुन। ये बताइए जरा। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन ये भी आता है कि मुस्लिम कैलेंडर का 9वां महीना, मुस्लिम कैलेंडर का 9वां महीना काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसे रमजान या रमादान के नाम से जाना जाता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मुहर्रम पहला महीना होता है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रबंध करता है, प्रावधान करता है? तो देखिए इसमें आप एक चीज समझिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 315 है,
इसी के तहत दोनों ही है। क्या? यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब संघ लोक सेवा आयोग। क्या भैया? संघ लोक सेवा आयोग। और इसी के तहत साथियों आता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग। क्या भैया? राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे दोनों के लिए सेम आर्टिकल है। ठीक है, हाँ जी। अब यह भी है कि यहां पर जो नियुक्ति होती है इनके अध्यक्ष व सदस्यों की, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 316 के तहत यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है भैया, और यहां पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है, जो भी अध्यक्ष व सदस्य होते हैं। ठीक है, तो वो भी एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, और इंपॉर्टेंट तो भैया है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पक्का याद रहेगा, कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए देखा जाए, अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। ठीक, मजा आ रहा है, बढ़िया। एक एक प्रश्न, तो इसका आंसर 315 दो होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि यहां पर संयुक्त की बात कर रहा है। ठीक है ना? हाँ जी भैया, संयुक्त की बात कर रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। ये बताइए, और इस बात का ध्यान रखना कि कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है, तो 315, और किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति होती है, तो 316। ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है भैया? सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है। ठीक है ना? चलिए भैया, ठीक, फटाफट बताएंगे भाई। तो एकदम राइट आंसर साथियों इसका क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र, भाई देखो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खनन आता है, और प्राथमिक क्षेत्र के ही अंतर्गत साथियों इस तरह के जो भी पशुपालन वगैरह है ये आते हैं। तो आप बताइए कि सबसे ज्यादा मेहनत तो इसी में लगती है। ठीक है, इस सबसे ज्यादा मेहनत तो इसी में लगती है, क्योंकि अगर हम द्वितीय क्षेत्र देखें, उद्योग धंधे वगैरह, ठीक है, तो वो ठीक है। तृतीय क्षेत्र तो बहुत ही आसान है, सेवा क्षेत्र। ठीक है, हाँ जी, बहुत ही आसान है का मतलब है कि टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, लेकिन यह है कि जहां तक श्रम का सवाल है तो वो साथियों प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे पूरे देश में सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा, देखो इस किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी समझिए, कि पूरे देश में सबसे ज्यादा लोग किस काम में लगे हैं बताइए, है ना? पूरे देश में सबसे ज्यादा कृषि कार्य में ही तो लगे हैं लोग। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में ही तो लगे हैं, चाहे देश की बात कर लो चाहे प्रदेश की बात कर लो। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी वो अलग बात है कि प्राइवेट सेक्टर में खून चूस जाते हैं। ठीक है, हाँ, हालांकि सही जगह मिल जाए तो फिर वहां पर खून नहीं चूसते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे टाटा है ना, टाटा, टीसीएस, ठीक है, या टाटा कंपनी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। ठीक है, बाकी वो सब आप जानते हैं कि भारत की जीडीपी में सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग काम करने में लगे हैं उसी प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, हाँ, और सर्वाधिक योगदान वह सेवा क्षेत्र का हो जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर आप जानते हैं कि पवन चामलिंग होगा साथियों। सिक्किम की बात हो रही है, और सिक्किम आपको याद होगा कि आजादी से पहले यहां पर चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। इसे पहले भारत का एक सह राज्य घोषित किया गया था वर्ष 1974 में। ठीक है ना, 35वें संविधान संशोधन के तहत। फिर क्या हुआ? फिर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, फिर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 1975 में। तो खैर वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है भैया, चलिए ये बताइए जरा। हाँ जी, प्रेम सिंह तमांग, और वैसे पवन चामलिंग का नाम भी याद होगा, सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के रिकॉर्ड में, ठीक है, आपको पहले नंबर पर नजर आते हैं। चलिए ये बताइए भैया, अरुणाचल प्रदेश में प्रेमा खांडू, बिल्कुल। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? साथियों पहली बात तो माउंट आबू किस में है? अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है, आप जानते होंगे, अरावली श्रेणी में स्थित। किस में स्थित है भैया ये? तो ये अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है ना, अरावली श्रेणी में स्थित है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि साथियों ये जो जैन मंदिर है इसे किसने बनवाया था? इसे बनवाया गया था विमल शाह के द्वारा। और विमल शाह कौन था भैया? विमल शाह कोई राजा नहीं था। विमल शाह जो था ये साथियों गुजरात के सोलंकी शासक, जिसे हम भीमदेव सोलंकी कह सकते हैं, भीमदेव सोलंकी प्रथम। ठीक है, भीमदेव सोलंकी कौन है? जिसके समय में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है ना, तो भीमदेव सोलंकी प्रथम का मंत्री था, भीमदेव सोलंकी प्रथम का मंत्री था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? बताएंगे। देखो प्रस्तावना से क्वेश्चन जब भी बनते हैं तो भैया आपको याद आता है कि लो प्रस्तावना पूरे याद कर लें, फिर आप भूल जाते हैं। क्यों भाई? तौफीक है कि नहीं? चलो भैया, लक्ष्य, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बताएंगे भाई गुड़िया रानी। पंकज बाबू बताओ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसमें संप्रभुता, न्याय, बंधुता, संघवाद। संघवाद भाई, संघीय शब्द तो भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं है।
ठीक है, कहीं पर भी नहीं है। चलिए, बाकी आप जानते हैं कि न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय है ना, राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो दूसरा जो है वो है आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ठीक है ना। एज इट इज आपको चीजों को ध्यान देना है। चलिए ये बताइए, 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी आसान क्वेश्चन भाई, वेरी आसान क्वेश्चन, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 रुपए के अलावा, ठीक है, 1 रुपए के अलावा अन्य सभी नोटों पर, अन्य सभी नोटों पर किसके साइन होते हैं? अन्य सभी नोटों पर, अन्य सभी नोटों पर किसके साइन होते हैं भैया? तो ये होते हैं आरबीआई गवर्नर के। जो 1 रुपए का नोट होता है इस पर वित्त सचिव के साइन होते हैं। किसके? वित्त सचिव मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, ठीक बात है। हाँ जी, तो नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है, जबकि सिक्के जारी करने का अधिकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास है, ठीक बात है भाई चंदा। चलो ये बताओ भाई हरी, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में एक भारतीय नागरिक को भारत के कहीं भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता है? अब देखिए भैया, आर्टिकल 19 की जब आप बात करेंगे, आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, यही तो है, ठीक है। हाँ जी, जी है। अब इसमें है क्या कि इसमें आप जानते हैं एफ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ए में क्या है भाई? इसमें दे रखा है बोलने की स्वतंत्रता। इसमें क्या दे रखा है भैया? इसमें बोलने की स्वतंत्रता दे रखा है, दे रखा है कि नहीं? बोलने की स्वतंत्रता दे रखा है इसमें, ठीक है ना, है ना। और दूसरे में क्या दे रखा है? शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। क्या भैया? शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता यहां पर दे रखा है, ठीक है ना। और यहां पर क्या दे रखा है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता यहां पर दे रखा है, संघ बनाने की स्वतंत्रता यहां पर दे रखा है, ठीक है ना। और यहां पर क्या है? देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। किसकी भैया? आवागमन की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है देश में कहीं भी निवास करने, है ना, निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। और इसमें क्या दे रखा है कि भैया जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता, ठीक बात है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो एकदम बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है भैया? तो इसका राइट आंसर होने वाला है, कह क्या रहा है? कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। तो भैया डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोगों को ये याद होगा, वैसे जिसको ना याद हो याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कम लोग याद करते हैं। क्यों भाई सुभाष बाबू? स्वागतम स्वागतम। बताइए भाई, कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 में कितने वर्ष तक के बच्चों की बात होती है? जरा कमेंट करिएगा, जल्दबाजी करिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट बताएंगे भैया, ठीक है। देखिए तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 6 वर्ष। अनुच्छेद 45 में तो 0 से 6 वर्ष की बात होती है, ठीक है। 0 से 14 वर्ष के बच्चों की बात कहां कहां की गई है? 2 जगहों पर की गई है। एक तो अनुच्छेद 21A में की गई है, और दूसरा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य है 11वां, वहां पर की गई है कि नहीं? तो सिंपल है। चलिए देखिए जरा, हाँ जी, एशिया के देशों में किस देश में सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था? औद्योगिकरण मतलब औद्योगिक क्रांति भी आपसे कह सकता है भैया। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां हुई थी बताएंगे? तो सबसे पहले साथियों जो औद्योगिक क्रांति है, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां हुई थी? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति वैसे तो इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। और अगर हम एशियाई देशों की बात करें तो सबसे पहले कहां हुई थी? जापान में हुई थी। वैसे भी जापान को पूर्व का ब्रिटेन कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं बताओ? जापान को वैसे भी पूर्व का ब्रिटेन कहते हैं, और इंग्लैंड का मतलब तो ब्रिटेन ही हुआ, है ना। हाँ जी, तो याद करने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। और आप बताइए क्या ये लॉजिक आपको याद करने में सहायक होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सहायक होंगे। चलिए, कौन सा भारतीय राज्य तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एक भी विनिर्माण इकाई नहीं है? अब देखिए, हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन टफ लगे, ठीक है ना। हाँ जी, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन टफ लगे, ठीक है भैया। हाँ जी, अब लेकिन जब यहां पर लिखा है कि तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो आप तो जानते हैं ना कि यूपी पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, और भैया अपना बिहार जो है तीसरे नंबर पर है। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो भी पूछा हो, बिहार लगाइए आंसर जम के। ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है भैया? बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक बताएंगे। तो बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक कौन है? उड़ीसा है, सिंपल,
कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो क्या अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे है, सूरत नर्मदा किनारे है, हैदराबाद मूसी और उज्जैन छिप्रा, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है ना। हाँ जी, पटना स्टॉक एक्सचेंज तो है, लेकिन यहाँ विनिर्माण इकाई की बात करी गई है। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर आपको पता है कि सूरत होना चाहिए, कि इंसान के पास तो दिमाग होना चाहिए। सूरत तो गुजरात में भी है ना। हाँ जी, इसीलिए कहते हैं कि इंसान के पास दिमाग होना चाहिए, सूरत तो गुजरात में भी है। ये बताइए फिलहाल भाई, कह रहा निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए, है ना। शुरू से करते हुए देखिए, तो श्रमिक संघ अधिनियम कब आया था भारत में? 1926 में आया था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड वाला मामला 1925 में हुआ था। ठीक है, हाँ, और जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों 1919 में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था, और हंटर समिति ने अपनी रिपोर्ट 1920 में पेश की थी। हंटर समिति जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है ना, हाँ ठीक है भैया। हाँ चलिए, तो आप यहां से देख सकते हैं, और इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? फिर राइट आंसर होना चाहिए इसका CEDBA। ठीक है, तो ये राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्या? बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और एक साथ ये सारी चीजें आपके दिमाग में घुसनी चाहिए। ठीक है ना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सफलता एक एक पॉइंट से भी तय होती है। चलिए ये बताइए, निम्नलिखित में से किसको 5 दिसंबर को, है ना, कौन सा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के साथ मनाया जाता है? भाई हम जानते हैं विश्व एड्स दिवस कब होता है, ये 1 दिसंबर को होता है। ठीक है ना। विश्व चाय दिवस कब होता है, ये 21 मई को होता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब होता है, ये 7 दिसंबर को होता है। राइट आंसर यही है। सही से बताना, सबसे बड़ा ऑप्शन देखकर आंसर बताए हो ना, तुक्का मार के। ठीक है ना, हाँ तुक्का मार के बताया हो ना कि सबसे बड़ा वाला ऑप्शन ये बी वाला है, तो यही आंसर लगाए। ईमानदारी से बताना, हाँ ऐसे नहीं। हाँ ठीक है, ये वाला जुगाड़ हमेशा काम नहीं करता, याद रखना। चलो ये बताओ, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया भैया? ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं कुछ लोगों की बात अलग है, कुछ लोगों को तो सब याद रहता है। ठीक है, एकदम सटीक देखकर बताए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को साथियों इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, और भारत के इतिहास में वीणा प्रेमी शासक 2 माने जाते हैं। ठीक है, वीणा प्रेमी शासक जो है 2 माने जाते हैं। एक वीणा प्रेमी कौन है? समुद्रगुप्त, और दूसरा कौन है? औरंगजेब। जी हाँ, सही सुना आपने, औरंगजेब। ठीक है, ये भी वीणा प्रेमी माना जाता है। बाकी वीणा क्या है भाई? हिंदू धर्म का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है वीणा, जिसे मां सरस्वती धारण करती हैं साक्षात। आपने सुना भी होगा कि, है ना, जयति जय जय सरस्वती माँ, जयति वीणा वादिनी माँ, दुष्टों का संहार कर माँ, तू है हंस वाहिनी माँ। चलिए ये बताइए भैया, बंगाल में नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि किसको किसको याद है। बाकी सब तो काफी कुछ चीजें हैं जो आपको याद होगा, लेकिन ये बताइए कि लीडर कौन था। बाकी आप जानते हैं कि इस पर एक किताब लिखी गई, नील दर्पण, और इस नील दर्पण के लेखक कौन थे भैया? दीनबंधु मित्र इसके लेखक थे। कौन? दीनबंधु मित्र इसके लेखक थे। 1857 की क्रांति के बाद पहला बड़ा विद्रोह यही हुआ था। ठीक है, किसको किसको याद है? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए यहां पर गड़बड़ नहीं करना है। दिगंबर विश्वास, ठीक है, दिगंबर विश्वास, और कौन? विष्णु विश्वास। ठीक है, ये लीडर थे। ये लीडर का नाम जो है ना अक्सर लोग भूल जाते हैं, आप में से भी कई लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब याद रखना आगे से कि लीडर कौन था। ठीक है, नील की खेती के विरोध में था, है ना। कहां सिद्धू कान्हू यहां बता रहे हो? सिद्धू कान्हू चांद भैरव, वो सब संथाल विद्रोह में थे 56 में। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई निर्मल। ये बताओ भाई पूजा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? तो भारतीय न्यायपालिका का इसमें से कौन सा एक विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? बताओ जरा फटाफट। यह स्वतंत्र एवं मुक्त होता है, यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, यह एकल समन्वित तंत्र है, यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। नहीं, सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था तो संसद होती है। सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था क्या होती है? संसद। मतलब विधि निर्माण, मतलब कानून बनाने का काम तो संसद का न है। चलिए ये बताइए, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ क्यों किए जाते हैं भैया? साम्राज्य विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ, साम्राज्य विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ। ठीक है, तो साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था।
कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था इस यज्ञ को करने वाले द्वारा, और जहां तक घोड़ा बिना रोक टोक के जाता था उतना क्षेत्र उनका हो जाता था। ठीक है भैया, तो समुद्रगुप्त के द्वारा सबसे पहले 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए। ठीक है, सॉरी, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो सबसे पहला शासक जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे वो पुष्यमित्र शुंग था। उसके बाद साथियों आपके सातकर्णी थे। कौन थे? सातकर्णी थे। ठीक है, सातकर्णी प्रथम के द्वारा भी 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। ठीक है, सातकर्णी प्रथम के द्वारा भी, और उसके बाद साथियों समुद्रगुप्त का नंबर आता है, उसके बाद समुद्रगुप्त। ठीक है, इन्होंने भी 2 किए। फिर आगे चलकर आप देखेंगे तो एक शासक हुए आदित्य सेन, इन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है, फिर अश्वमेध करना तो एकदम आसान हो गया। ठीक है, मतलब वही है कि भाई चीजें उस तरह से रियलिस्टिक तरीके से फिर नहीं हुई। ठीक है, तो वो चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, तो एज इट इज ध्यान रखना है आपको कि ये है क्या, भारत के इतिहास के कुछ प्रमुख प्रसिद्ध, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ। ये बताइए। हाँ जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई संजीत, बताएंगे क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है? क्या राष्ट्रपति के पास ये पावर है किसी मंत्री को उसके पद से हटाने का? तो बिल्कुल पावर है, और यह बात कहां लिखी है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में लिखी हुई है। यह बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में लिखी हुई है, जरा बताएंगे भैया, है ना भैया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 चेक कर लें। ऐसा क्या हो गया भाई पूजा, बड़े देर से 19 नंबर का याद आया? देख लिया जाए भैया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 को चेक करने की बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ गए। आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल में डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रपति ठीक है। ठीक है, उपराज्यपाल को लेकर आप सोच रहे होगे, केवल जब प्रधानमंत्री ऐसी सलाह दे। ठीक है ना, तो केवल और केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। ठीक है ना? हाँ जी भैया, हाँ जी, नहीं नहीं, वो एकदम सही है। वो आपको लग रहा होगा कि उपराज्यपाल आंसर होना चाहिए, राष्ट्रपति होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए। और रजिया को दिल्ली सल्तनत, ये तो भैया रजिया दिल्ली की पहली महिला शासिका, दिल्ली की पहला महिला शासिका। ठीक है ना? चलिए भैया, ठीक है, तो दिल्ली की पहली महिला शासिका साथियों, और इसका शासनकाल ही कब से स्टार्ट हुआ था? 1236 से, और 40 में खत्म हो गया। ठीक है, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी भैया? ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो दिल्ली का पहला सुल्तान हुआ, और इसने अपनी पुत्री को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, चलिए, किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर पेश किया गया? ये दोनों तो साथियों गरीबी से संबंधित है। ये दोनों किससे संबंधित है? ये दोनों गरीबी से संबंधित है। डॉक्टर राजा चलैया समिति, जो कि जिसने कि 1990 में अपनी रिपोर्ट दी थी। कब भैया? 1990 में। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। चलिए, कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केसरिया स्तूप? क्या आपको पता है केसरिया स्तूप कहां है? तो भैया केसरिया स्तूप बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि केसरिया जो स्तूप है भाई, ये कहां पर स्थित है? ये चंपारण में स्थित है, चंपारण बिहार में। तो अब आप समझ गए होंगे कि फिर कौन करेगा। तो चंपारण बिहार, तो बिहार का जो चंपारण है साथियों, वहां पर जो केसरिया स्तूप है, इसे वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने की डिमांड नीतीश बाबू के द्वारा भारत सरकार से की गई है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 की बात करें तो भैया आर्टिकल 352 के तहत आज तक देश में 3 बार आपातकाल लगा है। 1962 में, 1971 में और 1975 में 3 बार आपातकाल लगा है, और 3 आधारों पर लगता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। आप जानते हैं कि सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1978 में आया, आंतरिक अशांति शब्द को रिप्लेस करके। ठीक है, आंतरिक अशांति शब्द को रिप्लेस करके, तो आंतरिक अशांति की जगह पर इसे लाया गया है। ठीक है ना? हाँ जी, तो बिल्कुल ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो भैया बिल्कुल आप देखिएगा कि राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 164 के तहत होती है। अगर हम 163 की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें यह दे रखा है कि राज्यपाल के कार्यों में, ठीक है, राज्यपाल के कार्यों में सहायता व सलाह के लिए, कार्यों में सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। सहायता व सलाह के लिए राज्य मंत्रिपरिषद होगी। ये बात यहां पर लिखा है। ठीक है, ये बात यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन जो नियुक्ति होती है, जो नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की, वो अनुच्छेद 164 के तहत होती है। ठीक है भैया, हाँ जी। और 165 में क्या है? इसमें महाधिवक्ता दे रखा है। क्या दे रखा है? महाधिवक्ता की नियुक्ति, जो कि आप जानते हैं कि राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा की जाती है। ठीक है, हाँ जी भैया, ठीक है। अच्छा, आगे देख लिया जाए भैया।
कह रहे सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। आराम से व्यवस्थित कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी भाई बताएंगे बिल्कुल फटाफट। हाँ बिल्कुल। अब एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर आप मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे, जब इस तरह से मैप बनता है, ठीक है, तो कभी देखिएगा सबसे ऊपर साथियों सिंधु नदी है, सबसे ऊपर सिंधु नदी है, और इसके जस्ट नीचे आपको झेलम नदी मिलेगी, और झेलम के जस्ट नीचे आपको चिनाब मिल जाएगी, और चिनाब के नीचे साथियों रावी मिल जाएगी, और रावी के नीचे आपको व्यास मिल जाएगी, और व्यास के नीचे साथियों सतलज मिल जाएगी। तो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ठीक है भैया। अब पूछ क्या रहा है, उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, तो भैया इसके हिसाब से व्यवस्थित कर लीजिए, इसके हिसाब से व्यवस्थित आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, झेलम चिनाब रावी सतलज ना, झेलम चिनाब, तो मतलब 2 1 3 4 क्या होना चाहिए, 2 1 3 4 माता रानी की जय जयकार। एक और प्रश्न आ गया दमदार, बताएंगे भैया, बताएंगे भाई। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, एक तरफ देश और दूसरी तरफ राजधानियां, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है। तो देखिए भैया, बहामास की राजधानी क्या है, बहामास बेलारूस, बेलारूस का तो सबको पता है, मींस बहामास का भी आपको पता ही होगा, नसाउ, ठीक है। बहरीन की मनामा है, और बोत्सवाना की जो है क्या है, गैबरॉन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, 1 4 3 2, क्या होना चाहिए, 1 4 3 2, है ना। हाँ जी, हाँ चलिए, ओम फू, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। बताइए बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का मतलब क्या है, बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का क्या मतलब है, बताइए जरा। तो ईडीडी का मतलब होता है एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस, ठीक है ना, एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। तो भैया बिल्कुल, तो AK-47 बूस्टर के लिए तैयार है, और बाकी सभी लोग याद रखेंगे साथियों कि इस दिवाली, है ना, सिलेक्शन वाली कुछ ऐसा काम कर लीजिए जिससे अगली वाली दिवाली हो तो सरकारी नौकरी पास में हो। तो भैया इस दिवाली जबरदस्त बम्पर जो ऑफर है वो आप जानते हैं कि साथियों रेलवे के जितने भी कोर्सेस है सब पर बम्पर डिस्काउंट है, चाहे वो टेक्नीशियन वाला हो, चाहे वो जेई वाला हो, चाहे आरपीएफ का हो, चाहे एनटीपीसी का हो या अदर हो, यहां तक कि फाउंडेशन बैचेस वगैरह जो है इंडिविजुअल मैथ के, जीएस के, उन सब पर भी, सब पर डिस्काउंट है। तो आप अपने पसंदीदा कोर्स को लेकर अपनी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है कि एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके नाम नंबर डालकर रजिस्टर करना है, पेड कोर्सेज के सेगमेंट पर क्लिक करके अपनी पसंदीदा बैच को, ठीक है, ले लेना है। अच्छा, कोई क्वेरी होती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करते ही हैं। AK-47 बूस्टर का कंटेंट देखिएगा, और AK-47 बूस्टर में वैसे आपको क्या लगता है कि क्या होगा आज, चलिए एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। अजय भैया बिल्कुल चलता है, आईफोन में भी ऐप चलता है, ठीक है, आईफोन में भी ऐप चलता है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ऐसी कोई समस्या नहीं, आईफोन में भी ऐप चलता है, आप बिल्कुल यहाँ के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, चलेगा, ठीक है ना। अब आप देखिए जैसे ये आईफोन रखा है, इसमें भी चलता है, ठीक है, दिन भर इसी में चल रहा होता है। चलिए बताइए, हाँ तो गेस करिए आज AK-47 बूस्टर में क्या मिलने वाला है? बता दूं, चलो अच्छा, ये देखिए AK-47 बूस्टर में आपके लिए करंट अफेयर्स के ऐसे तथ्य हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं जो आगे चलकर स्टैटिक जीके बनेंगे, ठीक है ना। AK-47 बूस्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, AK-47 बूस्टर की बात करें तो ऐसे तथ्य हैं जो आगे चलकर स्टैटिक जीके बनेंगे, ठीक है ना। हाँ जी भैया, ठीक। देखो अब यहां पर जैसे कह रहा है करंट अफेयर्स, और ये भाई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो ये तेजी से ही चलेंगे, ठीक है ना। तो तैयार हो जाइए। देश का पहला भूमिगत विश्व धरोहर स्थल, भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड जो धरोहर स्थल है वो कहां पर बनाया गया है, हुमायूं के मकबरे के पास नई दिल्ली में। आपको पता है हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है ना। यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक विरासत स्थल, तो पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक विरासत स्थल जो कि साथियों देश का है ना 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, मतलब 43वां विश्व विरासत स्थल, तो 43 हो गए हैं, ठीक है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर, तो पहली भारतीय महिला शूटर जिन्होंने ओलंपिक में पदक, और वैसे आपको याद होगा हमने बताया था कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, नीलिमा घोष थी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, कर्णम मलेश्वरी थी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बॉक्सर MC मैरी कॉम थी। पहली बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल थी। पहली पहलवान साक्षी मलिक थी। पहली शूटर साथियों कौन है, मनु भाकर है। और पहली महिला जिन्होंने 2 पदक जीता था PV संधू थी। और इसी प्रकार से एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी मनु भाकर है।
ओलंपिक में। ठीक है, याद है ओलंपिक वाले सेशन में बताया था। चलिए, पहले बॉलीवुड अभिनेता जिनके सम्मान में पेरिस स्थित ग्रेविन संग्रहालय में सोने के सिक्के का एक सेट जारी किया गया है, शाहरुख खान। तो अपने आप में बड़ी बात है भैया, फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्वदेशी रूप से बनाया गया पहला गाइडेड मिसाइल जो भारतीय सेना के लिए काफी ब्रह्मास्त्र साबित होगा, इसका नाम INS ब्रह्मपुत्र रखा गया है। ठीक है ना। अपना OTT, ठीक है, हाँ, तो अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? पहला राज्य बना केरल और दूसरा राज्य बना मेघालय। ठीक है, हाँ, ये PDF में मिलेगा और आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर्स नोट करके याद करने हैं। ठीक है, ग्रास एनवायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड याद करिए कि भैया कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता आजादी के बाद लागू करने वाला भी पहला राज्य है। ठीक है, अच्छा, उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहां स्थापित किया गया? लखनऊ में। ठीक है, पूरे उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहां बना है? लखनऊ में। और पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां पर है? उत्तर प्रदेश के ही कुशीनगर में है। और ट्रांसजेंडर्स के लिए आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटक है, याद होगा आपको। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X मतलब ट्विटर पर 100 मिलियन फॉलोअर पूरे करने वाले दुनिया के पहले राजनेता अपने मोदी जी हैं भैया। ठीक है, ट्विटर पर 100 मिलियन फॉलोवर। पहला ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया है। देश का पहला बुरांश उद्यान मतलब रोडोडेंड्रॉन उद्यान का उद्घाटन कहां हुआ है? उत्तराखंड। वैसे भी देश का ओवरऑल भी पहला राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही था। दिव्यांगों के लिए पूर्वी भारत का पहला भावी विश्वविद्यालय। दिव्यांगों के लिए पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत का मतलब झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये क्षेत्र आते हैं। तो इन क्षेत्रों का पहला जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है वो झारखंड के रांची में स्थापित हो रहा है, जबकि देश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। ठीक है, जगत गुरु रामभद्राचार्य के नाम पर। उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा, ठीक है, मतलब एक ऐसा गुब्बारा, एक ऐसा बलून जो कि मौसम संबंधी भविष्यवाणियों में मदद करेगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पहली बार किसी महिला को कुलपति बनाया गया है, जिनका नाम है नईमा खातून। ठीक है ना, हाँ जी। इसी प्रकार से दुनिया का पहला CNG बाइक बजाज फ्रीडम 125, ठीक है, बजाज फ्रीडम 125 पहली ऐसी बाइक है जो कि CNG से चलेगी दुनिया की। ठीक है, T20 में नंबर 1 ऑलराउंडर बनने की उपलब्धि प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? हार्दिक पांड्या को हार्दिक बधाई। ठीक है, हाँ जी। महिला टेस्ट क्रिकेट में 600 रन का आंकड़ा पार करने वाला पहला देश, मतलब भारतीय महिला टीम दुनिया की पहली ऐसी महिला टीम है। ठीक है ना, पहली ऐसी महिला टीम है जिसने 600 रन का आंकड़ा पार किया है टेस्ट मैच में, है ना। विश्व के पहले एशियाई किंग वल्वर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, मतलब यह कि गिद्धों के संरक्षण के लिए एक सेंटर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित हो रहा है। दुनिया का पहला मिस AI प्रतियोगिता, मतलब आप समझ रहे हैं AI में जैसे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस, है ना, इस तरह की प्रतियोगिताएं होती है, तो उसमें इंसान जाते हैं ना हिस्सा लेने। एक ऐसी प्रतियोगिता हुई है जिसमें AI से बनी हुई महिलाएं जाएंगी, है ना, गजब का लेवल चल रहा है भाई। चलिए भाई, आप इसमें देखिए कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय विनोद गणात्रा। भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन। आत्मघाती ड्रोन का मतलब समझ रहे हैं? आत्मघाती ड्रोन का मतलब साथियों हो गया एक ऐसा ड्रोन जो, है ना, दुश्मन की विमान से या दुश्मन के, जैसे मान लीजिए कि आत्मघाती ड्रोन का मतलब जिसको भी टारगेट करके आपने हिट कर दिया, ठीक है, मतलब छोड़ दिया, तो जाएगा, खुद भी नष्ट होगा और सामने वाले को भी मार डालेगा। ठीक है ना, हाँ जी। इसी प्रकार से 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला घुड़सवार श्रुति वोरा है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिएगा, देश की पहली रोबोटिक साइटो रिडक्टिव सर्जरी अपोलो कैंसर सेंटर चेन्नई में की गई है, मतलब रोबोट के द्वारा सर्जरी। गजब की बात है, रोबोट सर्जरी कर रहा है, बताइए। ठीक है ना, हाँ जी। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला देश का पहला रेल इंजन निर्माण के लिए, मतलब देश का पहला ऐसा रेल इंजन जो हाइड्रोजन से चलेगा। आप जानते हैं कि देश की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसका नाम दिया गया है वंदे मेट्रो। आने वाले समय में चलेगी, अभी चल नहीं रही है, और इसका जो इंजन है वो भारतीय रेलवे IIT कानपुर के साथ मिलकर बनाएगा। ठीक है भैया, अच्छा। भारत का पहला स्वदेशी, है ना, बॉम्बर एयरक्राफ्ट, मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो बॉम्ब बरसाएगा दुश्मनों पर, इसका नाम है FWD-200B। ठीक है, भारत का पहला संविधान पार्क
पुणे में स्थापित किया गया है। भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के नाचपा जाकरी में बन रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून, और वित्त वर्ष 2023-24 में 10 लाख करोड़ का है ना कारोबार करने वाली पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। कंपनी का देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली कंपनी बन गई है जिसने 10 लाख करोड़ का कारोबार किया है। वो अलग बात है कि मुकेश अंबानी अब भारत के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं रह गए, दूसरे स्थान पर आ गए हैं। फिलहाल इस तरह के साथियों तथ्य और भी हैं, और मैं ये तथ्य आपके ऊपर छोड़ता हूं, पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा दूंगा। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आपको टेंशन देने वाले हैं कि कैसे याद होगा क्या होगा, लेकिन ऐसा चिंता नहीं करनी है। ये फैक्ट्स भले ही बहुत ज्यादा है, आपको कोशिश करनी है याद करने की, टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, और नियमित रूप से क्लास में जुड़े रहेंगे तो इन सबसे जुड़े हुए क्वेश्चंस मैं आगे लाता रहूंगा, डिस्कस कराता रहूंगा, और इतनी बार आप इसको सुनेंगे कि अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जो डर गया समझो मर गया। ठीक है, जो डर गया समझो मर गया, और जो लड़ गया समझो निखर गया, और है ना बाकियों का तो आप जानते ही हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए डरना नहीं है, लड़ना है। ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स आगे भी हैं, तो भैया वो चीजें ठीक है आपको पीडीएफ में प्राप्त करनी है, और कहीं से कहीं तक आपको डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब पहले ही आप डर जाएंगे ना, तो फिर आप इसको कितना भी याद करने की कोशिश करेंगे आपको याद नहीं होगा। आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, अपने माइंड को पॉजिटिव सिग्नल दीजिए कि नहीं याद हो जाएगा, धीरे धीरे करके याद करूंगा लेकिन कर लूंगा। ठीक है, चलिए तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल शानदार कंटेंट है तो कमेंट करके भी बताइएगा, और नियमित रूप से 9 बजे जुड़े रहिए, और दिवाली ऑफर का आनंद लेते रहिए। सभी बैचेस पर डिस्काउंट है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। ठीक है भैया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिर मुलाकात कब होगी? मुलाकात होगी अब कल रात 9 बजे। ठीक है, और इस चीज का ध्यान रखें कि बाकी किसी प्रकार की क्वेरी हो तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।